नमस्कार बच्चों, आज हमें क्लास 11th हिंदी गद्य खंड का 7वां जो चैप्टर है आपका रजनी, इसको सुनना है और समझना है। ये हमारे भारत की एक सुप्रसिद्ध जो साहित्यकार हुई हैं, कहानीकार, कथाकार, कुछ भी कह सकते हैं, मन्नू भंडारी, प्रसिद्ध कवयित्री, उनकी लिखी हुई एक रचना है। जानते हैं मन्नू भंडारी का मूल नाम था महेंद्र कुमारी। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं वो मन्नू भंडारी जी। और मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई थी। कब हुई सक्रिय हिंदी कहानी लिखने में? जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियाँ में जो भी उनकी कहानियाँ आप लोग सुनोगे, पारिवारिक जीवन के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी, कहीं नारी जीवन के ऊपर, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ यानी कि विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त उन्होंने की हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। वह चाहे उनकी लिखी हुई कहानी हो या उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। मन्नू भंडारी जी पटकथा लेखन में विशेष कुशल हैं। पटकथा पर टीवी सीरियल बन जाने पर वह लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। मन्नू भंडारी शिक्षा जगत से भी जुड़ी रही हैं। कई इनकी रचनाएं रही हैं, जैसे इनकी प्रमुख पटकथा जो जिसका वर्णन अभी हो रहा है, पटकथा इनकी प्रसिद्ध रही है रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। तो आज इनकी एक लिखी हुई पटकथा हम लोग सुनेंगे, रजनी, जिसका टाइटल दिया गया है, जो एक समय टीवी सीरियल में काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन पर बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी रजनी शीर्षक की धारावाहिक की कोई भी आप कड़ी देखो, हर कड़ी में यह जुझारू, इंसाफ को पसंद करने वाली स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। तो प्रस्तुत अंश भी जो आज हमें पढ़ना है रजनी, इसका पहला भाग हम आज पढ़ेंगे। इसका जो अंश आज हम पढ़ रहे हैं, ये भी व्यवसाय बनती शिक्षा, आज शिक्षा भी व्यवसाय बन गई है। तो इसकी समस्या की ओर हमारा ध्यान ये पाठ खींचता है। तो आप लोग सुनिए, नाटक ये उनका पटकथा शुरू होती है। देखिए, जैसे कोई पर्दा खुलता है किसी नाटक में तो क्या दिखाई देता है? पर्दा खुला और दिखाई दिया एक मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा दिखाई देता है। कहाँ से ये पटकथा शुरू हो रही है? मध्यम वर्गीय फ्लैट का एक कमरा दिखाई दिया सबसे पहले, और उस कमरे में एक महिला है, वो रसोई में व्यस्त है, रसोई का कोई कामकाज कर रही है। तभी घंटी बजती है और बाई दरवाज़ा खोलती है। उस मकान में काम करने वाली जो बाई थी वो दरवाज़ा खोलती है, और जहाँ से दरवाज़ा खोला, रजनी, जिसका शीर्षक ही लिया गया है रजनी, तुरंत रजनी का प्रवेश होता है कमरे के अंदर। अच्छा, अब देखिए रजनी क्या कहती है, बड़े गौर से सुनना है पाठ। रजनी कहती है उस बाई से जिसने दरवाज़ा खोला, लीलाबेन कहाँ हो? आज बाजार नहीं चलना क्या? हे लीलाबेन, तुम कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? अब लीलाबेन कौन थी? जो रसोई में काम कर रही थी, उस घर की महिला, स्त्री। तो रसोई में काम कर रही थी वो, तो रसोई से हाथ पहुँचती हुई निकलती है। क्या कहती है रजनी से? अरे चलना तो था मुझे, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा, मेरा जो बेटा है ना अमित, वो स्कूल गया है, वो आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर के। आज उसका रिजल्ट बंटना था स्कूल में, इसलिए अपना रिजल्ट लेकर के वो आ रहा होगा। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, तो चेहरे पर खुशी का भाव है माँ के कि मेरा बेटा आज रिजल्ट लेकर के आया होगा। कितने नंबर आए होंगे उसका रिजल्ट मैं देखूंगी। जहाँ से रजनी ने सुना कि आज अमित रिजल्ट लेने स्कूल गया है और रिजल्ट लेके वो आ रहा होगा, तो जहाँ से रजनी ने ये बात सुनी तो क्या कहती है? अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊँगी, अब तो मैं रुकती हूँ, जब तक उस अमित का मैं रिजल्ट ना देख लूँगी, कैसे उसने मार्क्स प्राप्त किए, कैसे अंक प्राप्त किए, अब तो मैं मिठाई खा करके ही जाऊँगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, होशियार है पढ़ाई में कि फर्स्ट ही आएगा वो लड़का। अमित जो है वो फर्स्ट आएगा।
और नहीं तो सेकंड तो कहीं उसका गया नहीं, सेकंड तो फिर आ ही जाएगा। अब तुमको भी देखो, सुनो लीला बहन, अमित का रिजल्ट है वो फर्स्ट या सेकंड आएगा, तो तुमको भी मिठाई बढ़िया वाली खिलानी पड़ेगी, हमें अच्छी वाली मिठाई खिलानी पड़ेगी। सुनो, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है आज, आज सूजी के हलवे से नहीं काम चलेगा, मैं अभी से बता दे रही हूँ। तो जहाँ से लीला ने रजनी की ये बातें सुनी तो उसको हंसी सी आ गई, हंसकर, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी सी ही मिठाई, बहुत अच्छी वाली मिठाई खिलाऊंगी। मैंने पहले ही मंगवा कर रख ली है केसरिया रसमलाई आपके लिए, खास तौर से केसरिया रसमलाई मैंने आपके लिए मंगा के रख ली है। अमित को भी पसंद है वो मिठाई बहुत खाना, इसलिए पहले से ही मैंने वो मिठाई मंगा के रख ली। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। जब मैं अपने घर में थी, तुम्हारे घर में नहीं आई थी, तभी मुझे केसर की सुगंध आ गई थी। अरे बाजार का तो मैं बहाना करके आई हूँ कि बाजार जा रही, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। मैं तो बाजार अगर चली जाती, तुम्हारे घर ना आती, तो मुझे बाईकाट कर देती और मिठाई खाने से मैं वंचित रह जाती। तो लीला कहती है, अरे कैसी बातें करती हो रजनी, मैं एक बार बात काट भी दूं, तुम्हारी बात मैं काट भी दूं, लेकिन अमित जो बेटा है वो तुम्हें बहुत चाहता है। अपने मुंह में डालने से पहले वो रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता जरूर आएगा, रिजल्ट लेकर के जब आएगा जरूर आता। तुम्हें मिठाई खिलाए बिना वो थोड़ी मानेगा। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं, कोई भी चीज़ घर में बनाती हूं या कहीं बाहर से कोई चीज़ लाती हूं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा देता, तुम्हारे मुंह में नहीं खिला देता वो चीज़, तो हम लोग खा थोड़ी ही सकते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे मुंह में डाला जाता है। रजनी आंटी तो उसकी हीरो है, अमित की जो रिजल्ट आज ला रहा है बेटा ना, उसकी हीरो हो तुम। वो हीरो समझता है कि हमारी हीरो कौन है, रजनी आंटी। तो ये ऐसी दोनों बातें करते होते हैं, रजनी और वो लीला बहन, दोनों खिलखिला करके हंसती हैं, आपस में बातें करती हैं। अब रजनी कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है, आपका ही आशीर्वाद है। फिर उसी समय जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं, उसी समय घंटी बजती है। फिर दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोला तो दरवाजे से फिर अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है, क्योंकि आज पढ़ाई तो होना नहीं थी, सिर्फ वो रिजल्ट लेने गया था। तो रोज़ तो भारी बस्ता लेकर के जाया करता था, आज एक उसके कंधे पर हल्का सा थैला टंगा हुआ है। अब रजनी अमित की बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है कि छोटा सा बेटा आज आया है, रिजल्ट लेके आया, देखें इसका कैसे नंबर आए। तो दोनों हाथ उसको गोद में लेने के लिए, अमित को लेने के लिए वो रजनी फैलाती है। और क्या कहती है, अभी रिजल्ट देखा नहीं है अमित का कि कैसा आया, कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, अमित तुम्हें बधाई हो। बधाई देने के लिए देखो रजनी आंटी पहले से मौजूद हो गई तुम्हारे घर में कि मैं अपने अमित को थोड़ी बधाई दे दूं। हमारा अमित जरूर फर्स्ट या सेकंड तो आया ही होगा। लेकिन अमित का जब चेहरा देखा रजनी ने, उसकी माँ ने, अमित का चेहरा थोड़ी उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि उसका चेहरा डाउन है, उतर गया है। अमित आंसू भरी आंखों से, उसकी आंखों में आंसू भरे थे, और थैले में से अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल करके माँ की ओर फेंकते हुए, माँ की ओर फेंक दिया उसने अपना रिजल्ट। वो अमित कहता है, लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था माँ आपसे कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, मुझे मैथ्स की ट्यूशन पढ़नी नहीं है, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। कई बार मैंने आपसे कहा, बस वही हुआ। मैथ्स में भी पूरे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ मैथ्स ही एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है मैथ्स के द्वारा। रिपोर्ट रजनी देखने लगी। जब उसने रिजल्ट फेंक दिया तो रजनी ने रिजल्ट कार्ड उसका उठाया और देखने लगी। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया लीला ने। लेकिन लीला कहती है फिर कि पर बेटा तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था अपनी परीक्षा में, कहता था मुझे मैथ का पेपर बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से अपना पेपर सॉल्व किया था, पेपर हल किया था, सारा पेपर सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर मैथ्स में भले ही कट जाएं, ठीक है ना, और सफाई वफाई के भी कट जाएं, तब भी 95 नंबर तो तेरे पक्के हैं, 95 नंबर तो तेरे आ ही जाएंगे। पूरा पेपर तूने सॉल्व कर दिया था। रजनी अब रिपोर्ट देखती है, रजनी उसकी रिजल्ट देखती है, पर मिले तो कुल 72 ही। आप 95 की बात करती हो माँ, मुझे सिर्फ मैथ्स में 72 नंबर मिले हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86 नंबर, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में 88 नंबर,
हिंदी में 82, ड्राइंग 90 और सबसे कम मैथ्स में ही है। देखो तो अमित गुस्से और दुख से, गुस्सा भी है और दुखी भी है कि मेरे माता पिता ने मेरा ट्यूशन नहीं लगाया, इसलिए हमारे टीचर ने मैथ्स में अच्छे नंबर हमें नहीं दिए। कम तो होंगे ही, अमित गुस्सा होता है कि कम तो होंगे ही मैथ में नंबर, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। अगर ट्यूशन नहीं लेंगे हम तो कैसे हमें अच्छे नंबर मिलेंगे? भले ही हम खूब अच्छे पढ़ाई में हैं, पूरा का पूरा पेपर करके आए हैं, लेकिन अगर ट्यूशन नहीं लिया तो हमारे टीचर नंबर काट ही लेते हैं। सर तो बार बार कहते ही थे, जब क्लास में पढ़ाई होती थी रोज़ सर हमारे कहा करते थे कि ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना कितने नंबर आए। तो ऐसा बताता हुआ वो अपनी माँ को बातें बताता है और रो पड़ता है अमित। अब लीला जो उसकी माँ है अमित की, क्या कहती है? अपराधी की तरह सफाई देते हुए, जैसे कोई अपराधी पकड़ जाए फिर अपनी सफाई देता है, क्या कहती है? अरे तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी कि अंग्रेजी थोड़ी वीक है तेरी, कमज़ोर है, इसलिए अंग्रेजी में थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी की मैंने ट्यूशन करवा दी थी तुझको। अब दो विषयों की ट्यूशन, कि अंग्रेजी की भी लगवाऊं, मैथ्स की भी लगवाऊं, फिर लंबी चौड़ी स्कूल की तुम्हारी फीस भी दूं। बेटे अपनी आर्थिक मजबूरी, पैसे की स्थिति तो तुम जानते ही हो, अपने घर की कैसी समस्या है, तो आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर हुआ कि सारा पेपर ठीक हो, बेटा सही से पेपर करके आया हो, फिर भी नंबर काट लो, ये तो कोई सही बात ना हुई। जब रजनी ने ये सारी बातें सुनी जो खड़ी हुई थी, रजनी की भौहों में एकाएक बल पड़ जाता है, थोड़ी गुस्सा सी आ जाए, उसकी भौहें ये भ्रुकुटियाँ थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। वह रोते हुए अमित को खींचा अपनी तरफ, रजनी ने अपने पास सटा लेती है, अपने से चिपका लेती है और क्या कहती है? रो मत। उसके आंसू पहुँच देती है, आंसू पहुँचते हुए कि बेटे मत रो। अमित रोएगा नहीं, समझे? तुम रोओगे बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं जो पूछती हूँ उसका सही सही जवाब देना, बस। कुछ देर रुक कर के, मुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पेपर ठीक किया था। अच्छा तू ये बता, तूने पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से सही किया था कि नहीं किया था? तो अमित क्या कहता है? स्वीकृति में सिर हिलाता है कि हाँ रजनी आंटी, मैंने पेपर बिल्कुल सही किया था, कोई भी गलती नहीं की थी। पापा के पास मैंने स्कूल से आकर के दोबारा करने, पापा के कहने से मैंने हल भी किया था, और सब सवाल मेरे पापा ने और पापा के दोस्तों ने देखे भी थे, सारे सवाल मेरे सही थे। अमित तो रजनी कहती है कि पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? स्कूल में तू कुछ गलत करके आया हो और जब पापा ने पूछा हो तो तूने किताब से दोबारा सवाल देख लिए हो, सही लगा दिए हो उनके सामने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने घर सही लगा दिए हो किसी किताब से देख के और स्कूल में तुम गलत करके आए हो? तो अमित कहता है नहीं आंटी, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, जैसे मैंने स्कूल में किए थे परीक्षा में हल, वैसे ही सवाल मैंने अपने यहाँ घर में कॉपी में किए थे पापा के सामने, हमको आते थे वो सारे सवाल जो पेपर में आए थे। तो रजनी कहती है अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारे मैथ्स के सर कौन हैं? तो अमित कहता है मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। अब रजनी कहती है कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे, कितने बच्चे हैं जो ट्यूशन लेते हैं उनसे? तो अमित कहता है 22 लड़के ट्यूशन लेते हैं। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, जब साल की शुरुआत हुई, सेशन की शुरुआत हुई थी, तब 8 लड़के ट्यूशन लिया करते थे। फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए, 8 से संख्या बढ़ गई ट्यूशन बच्चों की। और हाफ ईयरली के समय जब अर्धवार्षिक परीक्षा आई, उसके बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे वो सर कि अमित तुम भी ट्यूशन पढ़ो मैथ्स का। तो लीला कहती है हाफ ईयरली में तो इसके यानी कि अमित के 96 नंबर आए थे हाफ ईयरली में। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में मेरे ही हैं, अमित ने ही बताया था। तो रजनी कहती है उसके बाद भी कहते थे जब तुम इतने होशियार मैथ में थे तो क्या तुम्हारे ट्यूशन वो सर तुम्हारे फिर भी कहते थे कि ट्यूशन ले लो? अमित कहता है हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, मैंने पेपर किया था, मेरा पेपर की कॉपी उन्होंने देखी तो कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है बेटा, हाफ ईयरली में ठीक है तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए, बहुत आसान पेपर होता है हाफ ईयरली का। अब ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं अगर तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, ये कहा था मेरे टीचर ने, वरना रह जाओगे, कितने भी होशियार हो अगर ट्यूशन नहीं लिया तो तुम रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था ट्यूशन तुरंत सर के कहने से, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा कि हमेशा बस एक ही जवाब वो देती थी
मम्मी की नकल उतारते हुए, अरे मैथ्स में तो तू वैसे भी बहुत अच्छा है लड़के, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया अब कैसे नंबर आए, मेरे सर ने कैसे नंबर दिए मुझे, 6 पोजीशन आई है मेरी, 6वें स्थान पर मैं आया हूँ अपनी क्लास में, जो आज तक कभी नहीं आई थी। हमेशा मैं पहले या दूसरे स्थान पर आता था, लेकिन आज सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन न लगाने से मैं 6वें स्थान पर आया हूँ। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं, फिर वो रोने लगता है बच्चा। अब रजनी डांटते हुए कि अमित फिर तूने रोना शुरू किया, फिर आंसू बहाए, जानता नहीं कि रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था और ठीक किया भी तुम्हारे साथ, जो ट्यूशन नहीं लगवाई। जिस विषय में तुम वैसे भी बहुत अच्छे हो, अरे उसमें क्यों लोगे ट्यूशन, क्यों पैसे बर्बाद करोगे। ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं, जिनको ट्यूशन की आवश्यकता है। जो वास्तव में कमज़ोर है, कमज़ोर बच्चे ही ट्यूशन लेते हैं। तो अमित कहता है, आप जानती नहीं आंटी, रजनी से कहता है वो अमित कि आप आंटी जानती नहीं हो, अभी अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेने ही होती है ट्यूशन, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं, वो नंबर काट लेते हैं अगर ट्यूशन नहीं लेते हैं। तो रजनी कहती है, अरे पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं, अगर अच्छा पेपर करके आओगे तब भी नंबर कम हो जाएंगे। अमित कहता है, हाँ कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए स्वयं के, मैं तो प्रमाण हूँ एक। तो रजनी कहती है, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं नंबर, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है उनकी। और तू मम्मी से लड़ रहा है, बदमाशी तेरे सर की, तेरे टीचर की, और तू मम्मी से लड़ रहा है। यहाँ पर सर से जाकर लड़ जिसने नंबर काटे। अमित इस भाव से उस समय सिर हिलाता है, मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। रजनी आंटी ने कोई बेकार बात कर दी, ऐसे सिर हिला रहा है वो। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर, तब तक उसकी माँ जो लीला है अमित की माँ, शिकंजी बना करके 2 गिलासों में ले आती है, और अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। वो क्या कहती है अमित से, रजनी कहती है, चलो पियो शिकंजी। तो वो दोनों लोग, यानी कि रजनी और वो बेटा, दोनों लोग शिकंजी पीने लगते हैं। और क्या कहते हैं, शिकंजी खत्म करके जब दोनों लोगों ने शिकंजी पी ली, शिकंजी जब उनकी खत्म हो जाती है तो क्या कहती है, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब। अमित तुम्हें कल 9 बजे तैयार रहना है। किस लिए आंटी, पूछता है अमित, किस लिए तैयार रहना है। आपके स्कूल चलना है, इसलिए हमें तैयार रहना है। तो अमित एकदम डर जाता है, स्कूल का नाम सुन करके वो डर जाता है। अरे कल से तो छुट्टी है मेरी, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी, मेरे सर की बुराई करेंगी, उनसे बात या बहस करेंगी, तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। तो लीला कहती है, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी टीचर से जाके, स्कूल में जा कर के, तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करें इसके टीचर। अब जब रहना इसी स्कूल में ही है तो इन लोगों से झगड़ा लेने से क्या फ़ायदा है। जब ये बात लीला ने कही तो रजनी फिर बात को बीच में ही काट करके गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें, जितना भी जुल्म करते रहें और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं, यही बात, सही बात कहने में डर लग रहा है मुझे। क्या तुम्हें डर लग रहा है सही बात बताने में? तेरी माँ को डर लग रहा है शायद। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, कृपया हमें कॉपी दिखा दीजिए कि बच्चे ने कैसा पेपर किया है और कहाँ पर आपने नंबर काटे हैं, पता तो लगे आखिर किस बात के नंबर काटे गए हैं। तो अमित थोड़ी झुंझला करके, बता तो दिया आंटी आप। तो रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो, तुम माँ बेटे दोनों रोते रहो। और दंदनाती वो निकल जाती है, चली जाती है बाहर घर से। दोनों के चेहरों पर एक असहाय भाव सा दिखाई देता है, बच्चा अमित और उसकी माँ, असहाय सा भाव दिखाई देता है। तो लीला कहती है, अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे, अब जानिए कहाँ जाएगी। तो रजनी जब निकल गई, अब नया दृश्य शुरू होता है, नया पट खुलता है, नया पर्दा खुल जाता है। अब नए दृश्य में क्या है, अब नया दृश्य ये दिखाई देता है, स्कूल के हेड मास्टर का कमरा, यानी कि स्कूल के हेड मास्टर का कमरा वहाँ पर दिखाई देता है। बड़ी सी टेबल लगी हुई है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप रखे हुए हैं, सील्ड जमा की हुई हैं, दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, एक बड़ा सा मैप भी दीवार में लटक रहा है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त हैं, ठीक है ना, काम कर रहे हैं, कुछ दिखाई देती हैं कि जैसे कोई पढ़ाई लिखाई का काम अपनी
कुर्सी पर बैठ के कर रहे हों। एक चपरासी उस कमरे में बड़े अदब से एक चिट ला करके रखता है और हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। चलिए, ये पर्दा खुला और ये दृश्य सामने दिखाई देता है, यानी हेडमास्टर का कमरा। अब ठीक है, तो जब उस चपरासी ने हेडमास्टर के कमरे में चिट दी हेडमास्टर को, तो हेडमास्टर क्या कहता है, बुलाओ, कौन आना चाहता है, कौन मिलना चाहता है मुझसे। उसी समय रजनी का प्रवेश, वो नमस्कार करती है हेडमास्टर साहब से। तो हेडमास्टर क्या कहते हैं, बैठिए, कुछ देर रुक करके कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये हेडमास्टर साहब ने प्रश्न किया रजनी से। तो रजनी कहती है मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। जब रजनी ने यह बात कही तो हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ही ना हो। ईयरली एग्जाम की मैथ्स की कॉपी अमित की हम देखना चाहते हैं, जो क्लास 6 में पढ़ता है, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है, उसकी हम कॉपी देखना चाहते हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो रजनी कहती है जानती हूं मैं कि आप लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन बात यह है कि जो अमित है ना, अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुछ कुल 72 अंक ही मिले हैं, 72 नंबर ही उसके आए हैं। कॉपी देख करके सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलत फहमी हो गई है। एक एक शब्द पर जोर दे करके गलती एग्जामिनर की है। वो कहता है कि मैंने पूरा पेपर ठीक किया है, एक भी नंबर मेरा ना कटना चाहिए, लेकिन कुल उसके 72 नंबर आए, इसलिए मैं उसकी कॉपी देखना चाहती हूँ। तो हेडमास्टर साहब सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं कि बहुत हल्की बात कह रही है ये। क्या कहते हैं, रजनी से कहते हैं कि आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जा कर के यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, परीक्षा में बहुत अच्छा पेपर करके आया है। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं सबको, तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लग जाएगी, हर समय भीड़ लगी रहेगी पेरेंट्स की। इसलिए तो ईयरली एग्जाम की कॉपियां ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूल में कि ईयरली एग्जाम की, वार्षिक परीक्षाओं की हम कॉपियां नहीं दिखाते। तो जब ये बात हेडमास्टर साहब ने कही तो रजनी को गुस्सा आ गया, थोड़ी और गुस्सा सा आता है। तो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, गुस्से को उसने पी लिया, गुस्से पर थोड़ी काबू किया और क्या कहती है हेडमास्टर साहब से, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, पूरा रिजल्ट आप अमित का देख लें। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है, इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, 23 आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं, किस बात के नंबर काटे गए हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं रजनी से, अरे आप बहस बेकार कर रही हैं, अपना समय बर्बाद कर रही हैं बहस करके, वो मेरा समय भी बर्बाद कर रही हैं। अरे मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं इस नियम को बदल नहीं सकता, ना तोड़ूंगा इस नियम को। तो रजनी व्यंग से, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है मैडम। तो रजनी कहती है आई मीन व्हाट आई से, यानी कि नियम का जरा भी ख्याल अगर आप लोगों को होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में जैसी हो रही हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले ले। होशियार बच्चा है, पूरा पेपर हल करके आता है, फिर भी उसको कहा जाता है कि ट्यूशन ले, नहीं तो नंबर काट दिए जाएंगे, नंबर कमाएंगे तेरे। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का। तो हेडमास्टर कहता है रजनी से, देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है, वो पढ़ने जाते हैं और वो लोग पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम आते हैं, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो रजनी, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तो मेहरबानी करके जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये कुर्सी छोड़ दीजिए, बस ये तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने वाला आदमी चाहिए जो कुछ कर सके, और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए कृपया करके ये कुर्सी छोड़ दो। तो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके ऐसा व्यक्ति चाहिए इस कुर्सी पर। मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक रहे हैं, उनके किए हुए गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं। जब हेडमास्टर को रजनी ने यह बात कही तो वो चीख करके बोला, चिल्ला करके, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम।
यानी कि मेरे इस कमरे से तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ, कृपया करके जल्दी से बाहर जाओ। जोर जोर से जो बैल रखी थी उसके पास घंटी, उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगता है। तो दौड़ता हुआ चपरासी उसके पास आता है और मैम साहब को बाहर ले जाओ। क्या कहते हैं हेडमास्टर साहब, इस मैम साहब जो बैठी है ना, ये इनको जल्दी से बाहर ले जाओ। रजनी, तो रजनी कहती है मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है हेडमास्टर साहब, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है व्यंग से, पर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप मैं क्या करती हूँ। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है, चपरासी पर ही अपनी गुस्सा उतारता है। अरे जाने किन किन को भेज देते हो भीतर। तो चपरासी कहता है मैंने तो आपको स्लिप ला कर की दी थी साहब। तो हेडमास्टर गुस्से में उस स्लिप की जिसमें रजनी का नाम लिखा था चिंदी चिंदी करके वो फेंक देता है, कुछ इस भाव से कि मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो, वो इस भाव से वो फेंक देता है। चलिए ये दो दृश्य हो गए। अब नया दृश्य फिर शुरू होता है। कहाँ का दृश्य शुरू होता है? रजनी का फ्लैट, जहाँ पर रजनी रहती है वो दृश्य दिखाई दे रहा है सामने। रजनी का फ्लैट है, शाम का समय है, घंटी बजती है रजनी के घर में। रजनी आकर के दरवाज़ा खोलती है अपने घर का, फ्लैट का। पति का प्रवेश, उसका पति कहीं बाहर काम पर गया होगा तो उसका प्रवेश होता है, पति उसका आया हुआ है। उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है, जो सूटकेस ब्रीफकेस उसके हाथ में था पति के हाथ में, उसको वो लेती है। अब पति घर आकर के बैठ करके जूते खोलते हुए क्या कहता है अपनी पत्नी यानी रजनी से कहता है वो, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तो रजनी कहती है तुम्हें कैसे मालूम? तो पति कहता है कि मैंने फ़ोन किया था, एक फाइल रह गई थी मेरी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना, कैसे मुझे फाइल मिलती। पति के चेहरे पर भी खींच भरा गुस्सा है कि मुझे फाइल ज़रूरी चाहिए थी और तुम घर पर नहीं थी। तो रजनी कहती है तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं कि फाइल भूल गए हो, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। जिस चीज़ की जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि तुम क्या भूल गए, तुम क्या मंगाने वाले हो, इसके लिए मुझे घर में बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए, अच्छा ये तो बताओ गई कहाँ थी तुम? तो रजनी एक स्कूल का नाम लेती है, वही अमित के स्कूल का जहाँ वो गई थी ना, उसके स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है, तुम क्या करने गई थी वहाँ अमित के स्कूल में, क्या काम से गई थी? तो रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ, चाय पी लो पहले आप, फिर बताती हूँ पूरी वृत्तांत, पूरे बात बताती हूँ। अब कैमरा रजनी के साथ किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। कैमरा किचन का दृश्य, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है, चाय भी बना रही और साथ में कुछ खाने के लिए नाश्ता भी बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसन्न है, जो कुछ रजनी कार्य करके आई है स्कूल में उससे खुश है। दृश्य फिर बाहर के कमरे का, नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, खा चुके हैं दोनों लोग, नाश्ता कर रहे हैं, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है, सारी बात उसने जो हुआ होगा वो पति को बता दी। अब रजनी बोलती बंद कर दी, सुना तुमने, मैं स्कूल गई, मैंने ये बातें करी, सारा वृत्तांत पति को बता दिया। और कहती है रजनी मैंने बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ, मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। अब पति कहता है अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? वो ट्यूशन करते हैं तो करने दो, तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है, तुम्हारा बेटा तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। तो रजनी, जब पति ने ये बात कही तो रजनी एकदम भड़क जाती है, अपने पति पर ही भड़क जाती है। वो क्या कहती है, यानी कि मेरा बेटा जाए स्कूल पढ़ने तभी आवाज़ उठानी चाहिए, और जो इतने सारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं आज, उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए आवाज़? चाहे कोई गलत कार्य करता रहे, कोई आवाज़ ना उठाए? पति, तो तुम ये बताओ ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का? पति कहता है रजनी से क्या तुमने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? तो रजनी कहती है देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि, पति का नाम रवि था, रवि तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रहे हो। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, जिसने गलती की है वो तो गुनहगार है ही, पर उसे बर्दाश्त करने वाला, उस गलती पर पर्दा डालने वाला, गलती को बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांति भाई यानी अमित के माता पिता और हजारों हजारों माँ बाप
कि बच्चे के प्रति स्कूल में कितना भी गलत होता रहे लेकिन माँ बाप कुछ ना कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देख करके, कितनी धांधलियां हो रही हैं हमारे समाज में, ये देख करके भी चुप बैठा रहे। जैसे कि तुम अपने पति को कहती है रजनी, जैसे तुम बैठे हो नकल उतारते हुए कि हमें क्या करना है, हमें क्यों करना चाहिए, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर तुरंत भीतर जाने लगती है और जाते जाते मुड़कर कहती है अपने पति से, तुम जैसे लोगों के कारण ही, कि मेरा साथ भी नहीं दे रहे, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं हो पा रहा है, हो भी नहीं सकता है जब तक आप जैसे लोग हो, और भीतर चली जाती है। जब रजनी की ये बातें पति ने सुनी तो बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम करके चढ़ा दिया सूली पर। इसने तो अब मुझे चढ़ा दिया सूली पर, यानी कि अब इसका भी मुझे साथ देना होगा, ऐसा कुछ कहता हुआ वो बैठा रहता है। अब आगे का दृश्य क्या है, कहाँ से दूसरा भाग शुरू होगा, इसको हम आगे के भाग में शुरू करेंगे, समझाएंगे। अभी तक ये पहला पार्ट इस रजनी टाइटल का आपने सुना, संभवतः आपको समझ में आया होगा, समझ में ये पार्ट आया होगा, मन्नू भंडारी लिखा हुआ रजनी। तो इस पार्ट को, अभी पहले भाग को आपको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना है, और अगले पार्ट को, इसी का दूसरा पार्ट जो हम पढ़ाएंगे उसको दूसरे वीडियो में डालेंगे। अभी इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, इस पहले भाग को। धन्यवाद।